Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. So I'm back with another video on the Social Security Code 2020 and this one would be chapter 2. अभी हमने इससे पहले chapter 1 पढ़ा था जिसमें हमने थोड़ा बहुत एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ा, देन डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं इस पूरे के पूरे कोड में, उनसे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनके मीनिंग्स हैं हमने वो पढ़े। एंड हम आज इस वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 इज़ अबाउट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कोड के अंडर बनी है, इस कोड की वजह से जो प्रोविजंस को इफ़ेक्ट में लाने के लिए बनी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Section 4, Constitution of Board of Trustees of Employees Provident Fund. The central government by notification constitute a Board of Trustee of Employees Provident Fund to be called the Central Board for the purpose of Chapter 3 and the provision of this code relating to that chapter for the administration of funds vested in it in such manner as may be prescribed by the central government. तो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, जो बन रहा है ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वो कौन बना रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और किसके लिए? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के लिए। तो हम उसके बारे में जब वो वाला चैप्टर आएगा तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए है। अब इस पर कौन कौन से मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ बोर्ड है तो इसमें मेंबर्स भी होंगे, तो कौन कौन से मेंबर्स होंगे हम ये पढ़ते हैं। पहला है अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये ध्यान रखना, कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट मोर देन 5% अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स इट्स ऑफिसर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं में से कोई 5 कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5% को यहाँ इस बोर्ड में एज अ मेंबर सेलेक्ट किया जाएगा थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट मोर देन 15% representing government of such state as the central government may specify in this behalf to be appointed by central government। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15% ऐसे होने चाहिए जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट मेंबर्स जो हैं, उनको कौन सिलेक्ट करेगा? बेसिकली वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी स्टेट को इंक्लूड करा जाए, और अपॉइंट भी इवेंचुअली सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ 15 मेंबर्स थे, देन यहाँ 5 मेंबर्स हैं, यहाँ पर एक चेयरपर्सन है, यहाँ पर एक है हमारा वाइस चेयरपर्सन। तो इसमें और नहीं है, एंड है, इट मीन्स कि सेपरेटली इसको काउंट किया जाएगा। 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन, 5% टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देन 15% रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होंगे लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन 10%, आई एम सो सॉरी, then 10% representing employers of establishment to which schemes referred to in subsection 1 of section 15 applies। और 10% कौन होंगे? 10% employers को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बेसिकली, या एम्प्लॉयर्स की तरह, और उन इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर्स होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट को सेक्शन 15 में रिफर किया गया। अभी हम जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एज में बी रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, मतलब एसोसिएशंस हैं, उनसे कंसल्ट करके उन इस्टेब्लिशमेंट्स में से 10 एम्प्लॉयर्स को भी एज अ मेंबर सेलेक्ट किया जाएगा इस बोर्ड में। और वो कौन सेलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। और वो इस्टेब्लिशमेंट्स कौन सी होंगी?
टू विच द स्कीम, मतलब उन एस्टैब्लिश, सेक्शन 15 में जो स्कीम मैंशनड है उन एस्टैब्लिशमेंट्स में वो स्कीम अप्लाई हो रही होगी, तो वो वहाँ के एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर बोर्ड मेंबर बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। देन 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज, अभी यहाँ पर एम्प्लॉयर्स था तो यहाँ पर 10 कौन हो गए, एम्प्लॉयज इन द एस्टैब्लिशमेंट टू विच स्कीम रिफर टू इन सेक्शन 15। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 में जो स्कीम है वो स्कीम जिन जिन इस्टेब्लिशमेंट्स में अप्लाई होती है वहाँ के एम्प्लॉयज़, तो कोई जो 10 एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, who shall be appointed by the central government after consultation with organization of employees as may be recognized by government, और the central provident fund commissioner as एक्स ऑफिशियो। तो इसको भी ध्यान रखना। तो कभी कभी इन मेंबर्स में से ये भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो सेक्शन 4 में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, उनमें उसका एक्स ऑफिशियो कौन है, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, तो आंसर वुड बी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 1 2 देन 5 7, देन यहाँ पर 15 है, देन 10, देन 10 और ये 1, तो 1 20 देन 35 देन 40 एंड 42 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल 42 मेंबर्स हैं यहाँ पर। सेकेंड, द सेंट्रल बोर्ड shall be a body corporate by the name of the board of trustee of employees provident fund having perpetual succession and common seal। तो एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इसको देखा जाएगा, इसको परसीव किया जाएगा, जो सेंट्रल बोर्ड अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा वो। The central government may by notification constitute with effect from such date as may be specified therein an executive committee from amongst the member of the central board to assist द सेंट्रल गवर्नमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। तो जो अभी हमने सेंट्रल बोर्ड पढ़ा है, ये जो बना है, इन्हीं में से मेंबर्स को लेकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और वो क्यों होगी, वो कहीं ना कहीं एक तरह का असिस्टेंस, मतलब सेंट्रल बोर्ड को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनके जो फंक्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए जो असिस्टेंस चाहिए, वो असिस्टेंस उसको वो एग्जीक्यूटिव कमेटी देगी। The central board may by order constitute one or more committees of such composition as may be specified in order to assist। तो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती, one or more than one। The central board may by order delegate to its chairperson or to its executive committee or to any of the officer and a state board constituted under section 12 by order delegate to its chairperson or to its any officer subject to such conditions and limitations if any as it may specify such powers and functions under this course as may be deemed necessary। तो एक efficient administration के लिए जो भी powers हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं सेंट्रल बोर्ड के चेयरपर्सन को या किसी भी मेंबर को, ताकि वो अपना जो फंक्शंस है, अपनी जो ड्यूटी है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। और ये चीज़ स्टेट बोर्ड पे भी अप्लाई होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे स्टेट बोर्ड। The terms and conditions including tenure of office subject to which a member of central board and executive committee shall discharge their respective duties may be such as may be prescribed। तो जो टेन्योर टर्म्स एंड कंडीशंस है, अभी मैं आपको ये वाला जब पोर्शन ख़त्म हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा ये वीडियो ज़रूर, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो ड्राफ्ट बना है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें कुछ टेन्योर दिया हुआ है, कुछ उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये कोड में मेंशन्ड है, ठीक है, तो मैं आपको अभी कोड के जितने भी प्रोविजंस है वो बता रही हूँ। ये इस सेक्शन से या इस चैप्टर से रिलेटेड जो ड्राफ्ट में जो रूल्स दिए हुए हैं उसको भी मैं अभी पढ़ाऊंगी। अभी मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, तो आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको लास्ट में ड्राफ्ट भी एक बार बता दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वाले जो पोर्शन था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, इसका मैं ड्राफ्ट का अभी आपको बताऊंगी। The terms and conditions including tenure of office subject to which a member
of central board and executive committee shall discharge their respective duty may be prescribed. तो जो भी terms and conditions है, जो tenure है ऑफिस का कि सेंट्रल बोर्ड या एग्जीक्यूटिव कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है उनके मेंबर्स कब तक परफॉर्म करेंगे अपनी रिस्पेक्टिव ड्यूटीज, वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वो क्या होगा उसको हम अभी ड्राफ्ट में पढ़ेंगे। Provided that a member of central board shall, notwithstanding the expiry of tenure of his service, continue to hold office until his successor। तो जब तक एक जैसे सपोज एक मेंबर है, उसका टेन्योर चल रहा है, फिर उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, उस टेन्योर कंप्लीशन के बाद उसकी जगह कोई और आएगा, तो जब तक कोई सक्सेसर उसकी प्लेस नहीं ले लेता, वो अपना जो पार्ट है, अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो ऑफिस है, उसको होल्ड करता रहेगा टिल सक्सेसर उसकी पोजीशन पे नहीं आ जाता। उसकी जो वैकेंसी, जो उसका जो टर्म कंप्लीट हुआ है, उस टर्म को दोबारा से डिस्चार्ज करने अपनी ड्यूटी, उस पर कोई और नहीं आ जाता, तब तक वो कंटिन्यू रखेगा। The central board, apart from the functions specified in this code, shall also perform such other functions in such manner as may be prescribed. Now, Section 5, Constitution of Employees State Insurance Corporation. तो अभी हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो सेक्शन 4 में है, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेक्शन 5 में है। द सेंट्रल गवर्नमेंट constitute from such date as may be specified the employee state insurance corporation to be called the corporation for the purpose of chapter 4 and the provision of this code relating to that chapter and the administration thereof in such manner as may be prescribed। तो कौन constitute करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट constitute करेगी। क्या? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे? A chairperson to be appointed by central government, a vice chairperson to be appointed by central government, तो one that not more than 5% to be appointed by central government from amongst its officials। ये वाला पोर्शन वैसा ही है जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का था। 5 ये हो गए, नॉट मोर देन है तो हम इसको बोलेंगे कि मैक्सिमम 5, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कितने भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। Then one person representing such state in such manner as may be prescribed। तो एक पर्सन होगा वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। One person to be appointed by central government representing union territories, एक पर्सन यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। Then 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर साइड से 10 लोग होंगे। Then एम्प्लॉय साइड से 10 लोग होंगे। Then 2% representing the medical profession to be appointed by central government in consultation with organization of medical practitioners as may be prescribed for the purpose of central government। तो 2% कौन होंगे? जो मेडिकल प्रोफेशन के हैं और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Then 3 members of parliament of whom 2 shall be the member of house of people, that is Lok Sabha, and 1 shall be from Rajya Sabha। तो 3 पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे जिसमें से 2 जो होंगे वो लोकसभा मेंबर्स होंगे और 1 होगा राज्यसभा मेंबर्स होगा। देन द डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो, तो डायरेक्टर जनरल कौन होगा? एक्स ऑफिशियो। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? एक मेंबर ये हो गया 1, देन 3 4 5 6, देन 6 and 10 16, देन 26 27 28, then 29 30 31 32 33 34 35, तो टोटल 35 मेंबर्स हैं यहाँ के। आई एम सो सॉरी, पता नहीं इसको आज क्या हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है आई थिंक। सो टोटल 35 मेंबर्स हैं। एंड इसको ध्यान रखना कि डायरेक्टर जो एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसका एक्स ऑफिशियो कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन। और अभी हमने जो पढ़ा था इसमें यहाँ ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है इसके एक्स ऑफिशियो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं, कभी कभी एक्स ऑफिशियो से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उसका जो एक्स ऑफिशियो है वो कौन है? वो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। एंड जो सेक्शन 5 में है, सेक्शन 5 में जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उनका जो एक्स ऑफिशियो है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन।
The corporation shall be a body corporate by the name of Employees State Insurance Corporation, perpetual succession, common seal, एक artificial person है, ये आपको पता है. The central government may by notification constitute with effect of such date a standing committee. वहाँ पर जो बोर्ड था उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी बनाई है ताकि वो कहीं ना कहीं फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक स्टैंडिंग कमेटी. जो अभी कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसी के मेंबर्स में से एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कहीं ना कहीं असेस करेगी उस उनके जो कॉर्पोरेशन है उनके जो मेंबर्स हैं उनके फंक्शंस को, उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको असेस करेगी. और जो अभी हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसमें क्या बना था, उसमें बनी थी एग्जीक्यूटिव कमेटी. तो ये भी ध्यान रखना आप, इसमें जो टर्म्स है इसको प्लीज़ ध्यान रखना. Subject to general superintendence and control of corporation, the standing committee shall administer the affairs of corporation and may exercise any power and perform any function of the corporation in such a manner as may be prescribed. तो जो कॉर्पोरेशन के जो अफेयर्स है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम स्टैंडिंग कमेटी करेगी और वो सारे फंक्शन, सारे पावर्स को एक्सरसाइज करेगी जो उसको दिए गए हैं थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट. shall submit for the consideration and decision of corporation all such cases and matters as may be specified in the regulation made. तो जितने भी केसेस वगैरह हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनको सबमिट करेगी. कंसिडरेशन मतलब टेक्निकली स्टैंडिंग कमेटी की थ्रू कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे वो सारे मैटर्स. may in its discretion submit any other case or matter for the decision of the corporation. तो कोई भी इसके अलावा मैटर है या कोई केस है उसको भी सबमिट करेगी ताकि जो कॉर्पोरेशन है वो उस पर डिसाइड कर सके. The central government constitute with effect from such date as may be prescribed स्पेसिफाइड अ मेडिकल बेनिफिट कमेटी. तो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी भी बनी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, और एक मेडिकल बेनिफिट कमेटी भी बन रही है टू असिस्ट द कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमेटी. और वो मेडिकल बेनिफिट कमेटी कॉर्पोरेशन को एज वेल एज स्टैंडिंग कमेटी दोनों को ही असिस्ट करेगी, उसके उनके जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए उनको हेल्प करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगी, जो भी मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड. द मेडिकल बेनिफिट कमेटी शैल परफॉर्म ऑल ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. The corporation constitute one or more committees of such composition as may be specified in the regulation to assist in its discharge. तो जितनी भी चाहे वो एक से ज़्यादा कमिटीज़ बना सकती हैं ताकि वो उनको असिस्ट कर सके. The terms and conditions tenure of the corporation standing committee shall discharge their respective duties as may be. तो जो भी tenure वगैरह है उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम जब ड्राफ्ट पढ़ेंगे ना तब उसमें जो भी लिखा होगा मैं आपको बता दूंगी उसमें. Provided that a member of corporation shall not withstanding the expiry of tenure. तो जब तक अगर सपोज उसका जो टेन्योर खत्म हो गया तो जब तक उसकी प्लेस पे कोई नया नहीं आ जाता वो अपना टेन्योर कंटिन्यू रखेगा. Now section 6 National Social Security Board and State Unorganized Workers Board. The central government shall constitute National Social Security Board for unorganized workers to exercise the power and conferred on and to perform function assigned to. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या बनाएगी, क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड. किसके लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए. और जो भी उसको पावर दी गई है एक्सरसाइज करने के लिए वो सारी पावर्स को परफॉर्म करेगी, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी. अब उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे. सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एज चेयरपर्सन. तो जो भी उस समय जब भी मतलब अब जैसे अभी जो है वो चेयरपर्सन होंगे एंड बाद में जो भी बनेंगे लेबर मिनिस्टर वो चेयरपर्सन होंगे उसके. देन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एज वाइस चेयरपर्सन. तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो कौन होंगे, वो वाइस चेयरपर्सन होंगे. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. Then 40 members to be nominated by central government out of whom. अब 40 members central government nominate करेगी, वो कौन होंगे इसको हम पढ़ते हैं. 7 members representing unorganized sector. तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना, 7 members कौन से हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 7 members जो
एम्प्लॉयर्स हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 मेंबर्स एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी के जो एमिनेंट जाने माने पर्सन होते हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग लोकसभा एंड 1 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो यहाँ पर 7 7 7 देन 2 मेंबर्स किसके होंगे, मतलब टोटल 3 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स लोकसभा के, 1 मेंबर राज्यसभा का। देन 10 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कंसर्न, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स है उसमें से 10 मेंबर्स। Then 5 members representing state government and 1 member representing union territory. I hope आपको इतना समझ में आया होगा। और ये टोटल क्या है, 40 members। तो डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर एज मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। तो लेबर वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर जो होगा, मेंबर सेक्रेटरी वो कौन होगा, एक्स ऑफिशियो होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार और देख लीजिए इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कॉन्स्टिट्यूट करा है, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रही है फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड भी है। पहले हम नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके मेंबर कौन है, इसको पढ़ते हैं। पहला है यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एज चेयरपर्सन होगा, ये एक मेंबर है। मिनिस्टर ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो एक मेंबर है, वो कौन है, वो वाइस चेयरमैन है। तो जो भी उस समय वहाँ के कंट्री के, इंडिया के लेबर मिनिस्टर होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। जैसे कि अभी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर संतोष गंगवार जी हैं, तो वो बन जाएंगे, ठीक है। देन लेबर मिनिस्टर की जो सेक्रेटरी होंगे वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। देन 40 मेंबर्स। अब 40 मेंबर्स कौन कौन से, 7 मेंबर्स जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है। 7 मेंबर्स जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। 7 मेंबर्स जो सिविल सोसाइटी, एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 7 ये हो गए। देन टोटल 3 मेंबर्स, 2 लोकसभा के मेंबर्स, 1 राज्यसभा का मेंबर। देन 10 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट से, 5 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट से एंड 1 मेंबर यूनियन टेरिटरी से। और डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर से तो नहीं आते कि टोटल कितने मेंबर्स है बस, बट ये आप एक्स ऑफिशियो वगैरह पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस चेयरपर्सन कौन होता है। ये सब चीज़ें सारे बोर्ड जो अभी तक हमने लास्ट 2 बोर्ड्स पढ़े उस पर भी लागू होती हैं। एक्स ऑफिशियो आ सकता है, चेयरपर्सन कौन है वो आ सकता है, वाइस चेयरपर्सन कौन है वो आ सकता है। एंड बहुत रेयर होता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पूछे जाते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आपको पता होंगे तो अच्छा होगा। The manner in which members shall be nominated from each of the categories specified in subsection 2, the terms of office, conditions of service, procedure to be followed in discharge of their functions, the manner of filling vacancies of national security, social security board shall be as prescribed। तो ये सब चीज़ें जैसे अभी होगा वो, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, अभी हम ड्राफ्ट में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें मेंशन है कि नहीं है। Provided that adequate representation shall be given to persons belonging to scheduled caste, scheduled tribes, minorities and women। तो scheduled caste, scheduled tribes, minorities and women इन जो एरियाज हैं, ये जो पर्सनस हैं, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को एज अ मेंबर यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए, एडिक्वलिटी इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। द टर्म ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड शैल बी ऑफ 3 years। तो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड जब एक बार कॉन्स्टिट्यूट होगा तो वो एक बार 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होगा। फिर ऑब्वियसली जो टेन्योर होगा 3 साल का वहाँ के मेंबर्स का होगा, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नया होगा। द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड मीट शैल मीट एटलीस्ट थ्राइस अ ईयर। तो एक साल में 3 बार मिलेंगे। एट सच टाइम एंड सच प्लेस शैल ऑब्जर्व सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी टाइम, प्लेस, जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद होंगे, जो भी वो बोलेंगे एज पर देम होंगे। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि एक साल में कितनी बार वो मीटिंग हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड की, या जो टर्म है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का वो कितने साल का है, तो वो 3 years का है, और एक साल में 3 बार वो मीटिंग करते हैं। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड शैल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। अब उनके फंक्शंस क्या क्या है वो पढ़ते हैं। ए, रिकमेंड
to the central government for framing suitable schemes for different sections of unorganized workers, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के फंक्शंस क्या होंगे? पहला फंक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी प्रॉपर स्कीम्स जो किसके लिए बनाई जाएंगी? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोड। तो इस कोड से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो वर्क है उसके लिए एडवाइस करना टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनिटर सच सोशल वेलफेयर स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो जितनी भी स्कीम्स एडमिनिस्टर होती हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उनको मॉनिटर करने का फंक्शन भी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का है। इसका और क्या काम है? रिव्यू करना द रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन परफॉर्म्ड एट दी स्टेट लेवल। जो भी स्टेट वाइज जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनको रिव्यू करना। ओवरऑल रिव्यू द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फंड एंड अकाउंट। जो भी फंड क्रिएट होता है उसका जो एक्सपेंडिचर है, कैसे खर्च हो रहा है वहाँ के पैसे, वो जो भी फंड है उस चीज़ को पूरा देखना, उसको रिव्यू करना। अंडरटेक सच अदर फंक्शंस एज आर असाइन्ड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government constitute with effect from such date one or more advisory committee to advise the central government upon such matters arising out of administration of this code relating to unorganized workers and such other matters। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमिटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। किस लिए? ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके अपॉन द मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोड। कोड के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है बेसिकली, उनसे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले मैटर्स हैं उस पे एडवाइस कर सकती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, तो एडवाइजरी कमेटी है, नाम से पता चल रहा है एडवाइजेबल जो जॉब है, जो काम है उसका एडवाइजरी नेचर का है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट बोर्ड टू बी नोन एज द नेम ऑफ द स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। तो एक स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, जैसे कि नेशनल बोर्ड था। नेशनल बोर्ड में हमने पढ़ा ना कि जैसे स्टेट लेवल पे जितने भी रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस हैं उनको रिव्यू करने का, तो स्टेट लेवल पे भी तो बोर्ड होगा ना। तो हर स्टेट का नाम देन उसका अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट होगा स्टेट लेवल का, जिसकी पावर्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसको पावर देगा, वो उस बोर्ड को वो सारी की सारी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी वो स्टेट लेवल अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड। एवरी स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ, इसके मेंबर्स कौन से होंगे? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंसर्न स्टेट। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जो स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन भी होंगे एंड एक्स ऑफिशियो भी होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ लेबर एज वाइस चेयरमैन। तो वो स्टेट का जो लेबर मिनिस्ट्री है वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी वहाँ के वाइस चेयरमैन होंगे। वन मेंबर रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल होगा लेबर मिनिस्ट्री का, वो यहाँ पर भी एक मेंबर होगा। 31 members to be nominated by स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ whom। तो 31 मेंबर्स होंगे और उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। 7 members रिप्रेजेंटिंग अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, 7 वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। 7 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। देन 2 मेंबर्स होंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे कंसर्न्ड स्टेट की। 5 members रिप्रेजेंटिंग एमिनेंट पर्सन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड 10 members रिप्रेजेंटिंग स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मेंबर सेक्रेटरी एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको आप प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 31 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से 31 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड। जैसे इसके अलावा एक मेंबर तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये तो 3 मेंबर्स हो गए। इनके अलावा 31 मेंबर्स हैं जो स्टेट नॉमिनेट कर रहे हैं, उसमें से 7 अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे
करेंगे, 7 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे, 5 मेंबर्स सिविल सोसाइटी एमिनेंट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 10 मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होंगे, एंड मेंबर्स एक लास्ट मेंबर होगा जो कि होगा मेंबर सेक्रेटरी एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और इस जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड है, उसका जो एक्स ऑफिशियो होगा वो कौन होगा, वहाँ का जो स्टेट का जो मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर, वो, और वो चेयरपर्सन भी होगा। ये all members except chairperson of state unorganized workers board shall be from amongst the person of eminence in the field of labor welfare, management, finance and law and administration। तो चेयरपर्सन के अलावा, क्योंकि वो तो लेबर मिनिस्टर है तो उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाकी के सारे मेंबर्स जो होंगे वो किस फील्ड को बिलोंग करने होने चाहिए, लेबर वेलफेयर के फील्ड को, मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। The manner in which the member shall be nominated, each of the category, the terms of office, conditions of service, procedure to be followed in discharge of their functions, manner of filling the vacancies, ये सब कौन देखेगा, as prescribed by state government, provided that adequate representation has to be given to the scheduled caste, scheduled tribe, minorities and women. The term of state unorganized workers board is 3 years, 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट होगा। The state unorganized workers board shall meet at least once in a quarter at such time and place, and shall observe such rules of procedure relating to transaction of business at its meeting as may be prescribed by central government। तो at least once in a quarter मतलब 4 months में एक बार मिलेगा, तो once in a quarter को ध्यान में रखिएगा। The state board shall perform functions, namely recommend state government for framing suitable schemes for different sections of unorganized sector। ये बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने लास्ट फंक्शन पढ़ा था नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का, बस स्टेट लेवल में फंक्शंस ये एक्सरसाइज करेगी, वो नेशनल वाइड एक्सरसाइज कर रहे थे। एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट ऑन सच मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोड, मॉनिटर सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एज आर एडमिनिस्ट्रेड। तो जैसे था वैसे ही है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। रिव्यू द रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शंस परफॉर्म एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड क्या रिव्यू कर रहा था, रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन एट स्टेट लेवल, और ये रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू करेगी। द रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ कार्ड्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स, रिव्यू द एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड, undertake such other function as may be assigned to it by the central state government। Now section 7, Constitution of State Building Workers Welfare Board। Every state government shall constitute a board to be known as the name of the state, यहाँ पर state का name आएगा, Building and Other Construction Workers Welfare Board, to exercise powers conferred and perform the function assigned to it under this section and chapter 8। तो chapter 8 में इसके बारे में mention है जिसको हम पढ़ेंगे बाद में। और ये इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, क्योंकि ये एक स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। द बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम aforesaid, having perpetual succession, common seal by the and shall by said name sue and be sued। तो एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ये अपना इसका जो कैरेक्टर है एज अ आर्टिफिशियल पर्सन होगा। The Building Workers Welfare Board shall consist of a chairperson to be nominated by state government। एक chairperson होगा जो state government nominate करेगी। Then एक member कौन सा होगा, nominated by central government। And such number of members not exceeding 15, और 15 members, ज़्यादा से ज़्यादा 15 members जो कि state level से होंगे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 17 members हो गए। Provided that Building Workers Welfare Board shall include an equal number of members representing state government, the employers and building workers, and at least one member of the board shall be a woman। तो जो भी members होंगे जो कि state government को represent करें, employers को represent करें, building workers को represent करेंगे, वो equal in number होने चाहिए, और उनमें से at least एक क्या होनी चाहिए, women। बोर्ड की एक member women ज़रूर होनी चाहिए।
The Building Worker Welfare Board shall appoint secretary and such officers and employees as it considers necessary. तो सेक्रेटरी और ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है ताकि जो उनको लगता है कि ठीक है, ताकि वो फंक्शंस को जो भी कोड में फंक्शंस दिए हैं उसको अच्छे से एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर पाए. द सेक्रेटरी ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड शैल बी इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है. आंसर इज सेक्रेटरी. The terms and conditions of appointment, salary allowances payable to the secretary and other officer of building workers welfare board shall be such as may be prescribed. The building workers welfare board shall perform following functions: provide death and disability benefit to the beneficiary and dependents, make payment of pension to the beneficiaries who have completed the age of 60 years. तो डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनका फंक्शन है बेनिफिशरीज को या डिपेंडेंट्स को. एंड पेंशंस, जब 60 ईयर्स का एज कंप्लीट हो जाती है बेनिफिशरीज की तो उनको पेंशन देने का काम. पे सच अमाउंट इन कनेक्शन विद प्रीमियम फॉर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम of the beneficiary as may be prescribed by appropriate government. Frame educational scheme for the benefit of the children of the beneficiaries. Meet such medical expenses for treatment of major ailments of beneficiaries and such dependents as may be prescribed by appropriate government. तो ये सारे functions कौन perform करता है? Building Workers Welfare Board. Make payment of maternity benefit. Frame skill development and awareness schemes. Provide transit accommodation, hostel facility, formulation of any other welfare scheme for building workers beneficiaries by state government in concurrence with central government. In concurrence का मतलब है उसके साथ मिलके, central government के साथ मिलके. Make provisions and improvement of such other welfare measures, facilities as may be prescribed. तो बहुत सिंपल से फंक्शंस है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा मतलब एग्जाम में आने का भी नहीं है चांस कि इसमें से एग्जाम में आएगा, बट पता होने चाहिए और बहुत ही कॉमन सेंस वाले फंक्शंस है. The state government constitute with effect from such date one or more advisory committees को constitute किया जा सकता है through state government ताकि वो advise कर सके state government को upon the matters arising out of administration of the court relating to building workers and such other matters as may refer as state government may refer to advice for. तो बाकी के जो भी matters हैं वो मतलब state government जो बोलेगी कि advice करना है तो उसके अलावा वो सारे matters. Section 8 disqualification and removal of the member of any social security organization. तो अभी तक हमने लास्ट स्लाइड्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सिक्योरिटी बोर्ड, देन एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, देन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वगैरह, उन सब के डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल. क्या डिस्क्वालीफाई मतलब एक पर्सन को मेंबर बनने से कौन रोकता है, कौन सी चीज़, एक एलिजिबिलिटी क्या होती है हम वो पढ़ेंगे कि कौन से लोग मेंबर्स नहीं बन सकते हैं या उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है. नो पर्सन शैल बी चोजन और कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कमिटी देयर ऑफ हु इज एट एनी टाइम हैज बीन एडजर्ड एज एन इंसॉल्वेंट. तो जो किसी भी टाइम में इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया हो, ल्यूनेटिक हो, बिकम अनसाउंड माइंड मतलब मेंटली अनस्टेबल हो, is or have been convicted of any offense of moral turpitude. तो मैं कोई moral turpitude, morally कोई ऐसे offense में convict हुआ है. is an employer in establishment and has defaulted in the payment of dues under any code. कोई employer है जिसने default करा है कोई payment का तो वो भी as a member नहीं बन सकता, क्योंकि हमने देखा है कि employers के representative भी होते हैं तो उनको representatives नहीं बनाएंगे as a member जो कोई default कर चुके हैं in the payment. Is a member of social security organization being a member of parliament or a member of state legislative assembly when he ceases to be such member of तो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जितने भी अभी पढ़े हैं हमने बोर्ड्स वगैरह, तो उसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स भी आते हैं एज अ मेंबर. तो अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं रहा तो फिर वो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर नहीं बन सकता. तो पार्लियामेंट का मेंबर अगर सीज कर जाएगा बनने से मतलब उसका वहाँ पर टर्म अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर भी वो नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. Is a member of social security organization being a member of parliament or member of state legislative. तो यहाँ पर क्या था,
यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव एज द केस में भी, और यहाँ पर भी इज एंड ही बिकम्स, तो अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर है, और वो क्या बन जाता है, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बन जाता है, कोई डेप्यूटी और स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा वगैरह का डेप्यूटी चेयरमैन वगैरह अगर बन जाएगा, तो फिर वो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का मेंबर नहीं बन सकता. If any question arises whether any person is disqualified under clause D, it shall be referred to appropriate government and the decision of them shall be final. तो कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि किसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, किसको रिमूव किया जाना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट, तो जो फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो किसका होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का. क्लॉज F shall not apply in case of person who are the members of social security organization ex officio by virtue of minister. अगर कोई ex officio member है तो वहाँ पर clause जो F है वो apply नहीं होगा. Federal government in case of central board, the corporation and national social security board, and the state government in case of state unorganized workers board and the building workers welfare board may remove any member of such social security organization from his office who is or has become subject to any of the disqualification mentioned in subsection 1, जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले, is absent without leave of sub social security organization of which he is a member for more than 3 consecutive meetings. तो ये चीज़ आ सकती है, पूछी जा सकती है. और सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब 3 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स में वो लगातार नहीं मतलब प्रेजेंट रहा, छुट्टी पे रहा, तो वहाँ पर रिमूवल हो सकता है उसका. इन द ओपिनियन ऑफ सच गवर्नमेंट, और छुट्टी पे रहा मतलब विदाउट एनी ड्यू कॉज और प्रॉपरली इन्फॉर्म किए बगैर. इन द ओपिनियन ऑफ सच गवर्नमेंट हैज़ सो अब्यूज द पोजिशन ऑफ हिज ऑफिस एज टू रेंडर दैट मेंबर्स कंटिन्यूएशन इन द ऑफिस डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. और अगर ये सब चीज़ें दोनों नहीं है तो उस पर्टिकुलर मेंबर ने अगर अपनी पोजीशन का कोई गलत फ़ायदा उठाया है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम करा, तो वहाँ पर उसका रिमूवल हो सकता है. लेकिन कोई भी पर्सन को रिमूव करने से पहले उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने के लिए. Provided further that a member of executive committee of the central board or standing committee or corporation shall cease to hold office if he ceases to become a member of central board of the corporation. तो एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, आपको पता है वो सेंट्रल बोर्ड से ही लिए गए मेंबर्स हैं. तो अगर वो मेंबर्स नहीं रहेंगे तो फिर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी नहीं रहेंगे. Any member of Social Security Organization committee thereof at any time resign from his office in writing under his hand addressed to the central government or the state government, तो resign कर सकते हैं. If in a Social Security Organization or committee the central government or the state government, as the case may be, is of the opinion that any member thereof representing employers or employee of unorganized workers, as the case may be, ceases to adequately represent, so any member thereof representing to be an expert in specified area is later found to not to be possess sufficient expertise having regard to exigencies of circumstances or services in such government, the member thereof representing such government cannot continue. तो अगर ऐसा पता चलता है कि जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स को एंड वर्कर्स को रिस्पेक्टिवली, और अगर ऐसा पड़ता है कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉपरली वो रिप्रेजेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं स्टैंड आउट हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको हटाया जा सकता है. अगर कोई एक्सपर्ट है जो कि एक मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो अपने एरिया में बाद में पता चलता है कि ही इज़ नॉट हैव सच एक्सपर्टीज, तो उसको रिमूव किया जा सकता है. तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन को डिसक्वालीफाई या रिमूव किया जा सकता है. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. और अब हम पढ़ेंगे जो कि ड्राफ्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे. सो यस, ये ड्राफ्ट है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ड्राफ्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ड्राफ्ट रूल्स बेसिकली. और अभी हम पढ़ेंगे कि क्या टर्म्स है, टेन्योर्स वगैरह क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो मैंने इसको मतलब डायरेक्टली वही पेज ओपन कर लिया है जो PDF गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल PDF है, ये वही है. सो लेट्स सी. चैप्टर 2 सोशल सिक्योरिटी
चैप्टर 2 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल बोर्ड. सेंट्रल बोर्ड और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो ये सब तो हमने पढ़ लिया है. अब हम जाते हैं सीधे टेन्योर की टर्म्स ऑफ ऑफिस. तो देखिए, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, every trustee of the central board referred to in clause B, C, D of section 4 of the code shall be 4 years commencing on from the date on which their appointment is notified. तो कितने साल का है? चाहे वो वाइस चेयरपर्सन हो, चेयरपर्सन हो, या कोई भी एवरी ट्रस्टी हो जो मेंबर्स है, 4 years का टर्म है. The term of office of chairperson and every member of executive committee referred to in sub clauses 2nd, 3rd, 4th, 5th of clause B of sub rule 1 shall be 2 years commencing on and from the date on which their appointment is notified. अब एग्जीक्यूटिव कमेटी की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मेंबर्स होंगे, वहाँ का जो चेयरपर्सन होगा, उसके जो टर्म होगा वो होगा 2 years का. उस पर लिखा है सब रूल 1. तो अब हम पढ़ते एक बार देख लेते हैं सब रूल 1 क्या है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, तो ये है एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो ये है. एग्जीक्यूटिव कमेटी जो आपने पढ़ा था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, मैंने बताया था आपको, वो जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उसी में उन्हीं के मेंबर्स से हम एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे जो कि क्या होगी, काइंड ऑफ एडवाइजरी कमेटी होगी, एडवाइस करेगी उस बोर्ड को, जो अभी हमने स्लाइड्स में पढ़ा था. तो उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के कितने मेंबर्स होंगे? एक चेयरपर्सन होगा टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग सेंट्रल बोर्ड, एक चेयरपर्सन, देन 2 पर्सन होंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द पर्सन. तो सेंट्रल बोर्ड से 2 पर्सन अपॉइंट होंगे. 3 पर्सन कहाँ से अपॉइंट होंगे? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4. तो बेसिकली क्या है, चेयरपर्सन एंड सारे मेंबर्स. तो टोटल कितने मेंबर्स हैं हम ये पढ़ लेते हैं एक बार. एक तो वेट अ मिनट, आई नो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट अगर आप इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा. देखो, एक मेंबर ये है, देन 2 ये मेंबर्स हैं, 3 ये मेंबर्स हैं, 3 ये मेंबर्स हैं, 3 ये मेंबर्स हैं, एंड लास्ट वन. तो 1 2 3, ये 3 प्लस 3 6 9 12 देन 13. तो टोटल 13 मेंबर्स हैं जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं. और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर क्या होगा? एक्स ऑफिशियो होगा, जो कि सेंट्रल बोर्ड का भी एक्स ऑफिशियो है क्योंकि उसी में से मेंबर्स निकले हैं. और इन्हीं का जो टर्म ऑफ ऑफिस है, मतलब टेन्योर कितना है? 2-2 साल का है, चेयरपर्सन का भी और सारे के सारे मेंबर्स का भी. और सेंट्रल बोर्ड की अगर हम बात करें तो उनका टेन्योर कितना है? 4 years का. ये ध्यान रखना आप. Notwithstanding anything contained in clause A and B of such, every trustee and member shall continue to hold office until the appointment of his successor. चलिए ठीक है, ये हो गया अब हमारा. अब हम आगे बढ़ते हैं. The person shall be appointed as a trustee or a member for a maximum of 2 terms. तो मतलब एक मेंबर को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो मेंबर मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स ही करेगा. अपने 2-2 साल के या 4-4 साल के जो टर्म है, तो इन टोटल वो 8 साल या 4 साल ही करेगा. मतलब एक टाइम पे जैसे एक बार बना, फिर उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो दूसरा बार बन गया तो उसको दोबारा से तीसरी बार नहीं बना सकते. तो मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स के लिए ही बन सकता है. प्रोवाइडेड दैट लिमिटेशन मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी अप्लाई टू चेयरपर्सन. चलिए ये तो हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब एम्प्लॉयज इन स्टेट इंश्योरेंस जो है उसके हम टर्म्स ऑफ ऑफिस पढ़ते हैं. पहले हम स्टैंडिंग कमेटी, जो हमने एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस में हमने पढ़ा था कि स्टैंडिंग कमेटी एक बनेगी जो उन्हीं के जो स्टेट इंश्योरेंस के जो बना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उन्हीं के मेंबर्स में से बनेगी. तो स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर्स हैं हम ये पढ़ लेते हैं एक बार. चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो चेयरपर्सन हो गया. देन 3 members अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देन 3 members कौन से हैं?
members of corporation representing 3 states thereon as central government may specify. Then 8 members, और 8 members में से 3 members corporation के होंगे representing employers, 3 members employees को represent करने वाले होंगे, 1 member होगा medical profession वाला, एंड 1 member होगा जो पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्ट होगा, एंड देन डायरेक्टर जनरल कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो. तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 1 + 3 4, 4 and 3 कितना हुआ? 7 हुआ, 7 and 8 15 हुआ, एंड देन 16. तो टोटल 16 मेंबर्स हो गए. 1 ये हो गया. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. इलेक्शन ऑफ कमीशन, चलिए इसको हम रहन देते हैं क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं, बट टर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग. हमने टर्म्स पढ़नी है. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन अदर देन द मेंबर्स रिफर्ड टू इन क्लॉज A, B, C, D, E and E of subsection 1 of section 5 of code, section 5 of the code, and the ex officio member shall be 4 years commencing from the date respectively on which their appointment or election is notified. तो इस पर क्या लिखा है कि the term of office of the members of corporation other than the members referred to in clause A, B, C, D, E of section 5. अब हम देखते हैं एक बार section 5 में कौन कौन से members लिखे हैं. तो सेक्शन 5 में ये मेंबर्स हैं. अब इस पे जो बोल रहा है हम इस पे आते हैं फिर से. फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आपको थोड़ा सा ये वाला पार्ट बेसिकली जो मैंने ड्राफ्ट वाला पार्ट करवाया है ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना. अब इसमें प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक बार और मुझे बता दीजिएगा. मैं दोबारा से एक वीडियो बना के आपको और अच्छे से समझा दूंगी. इसमें लिखा है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन अदर देन दोज रिफर टू इन सेक्शन क्लॉज A, B, C, D, E ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7. तो इसके अलावा किन के अलावा? ये जो A, B, C, D, E यहाँ तक जो मेंबर्स हैं इनके अलावा की बात कर रहे हैं. ठीक है, और इस पे आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. इनके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो 4 years का होगा. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट the members of the corporation shall not withstanding the expiry of 4 years. तो वही 4 years के बाद वो जब तक ऑफिस होल्ड कर सकते जब तक कोई सक्सेसर उनकी प्लेस ना ले ले. Provided further the tenure of non-official members of the corporation shall not be more than the total of 2 terms. तो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब देखते हैं हम लोग स्टैंडिंग कमेटी के क्या टर्म्स हैं. स्टैंडिंग कमेटी से क्या क्या है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी अदर देन द मेंबर्स रिफर टू इन क्लॉज A और B और C ऑफ सब रूल शैल बी 2 years. तो 2 years की मेंबरशिप होनी चाहिए. देखिए मैं आपको बता तो रही हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन ये बहुत कम आता है कि ऐसे टर्म्स ऑफ ऑफिस पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए. अब आप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको ये ड्राफ्ट की पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपको शेयर कर दूंगी, और इसमें एक्चुअली में हिंदी वाला पार्ट भी और इंग्लिश वाला पार्ट भी है. तो मैं पूरा का पूरा ड्राफ्ट शेयर कर दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. जिसको हिंदी में कंफर्टेबल रखती है आप वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश कंफर्टेबल लगती है आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, तो वही है कि एक्सपायरी मतलब उसका अगर टर्म पूरा हो गया है तो वो सक्सेसर आने तक अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकता है. और द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी रिफर टू इन क्लॉज A, B, C, D, E ऑफ सब रूल 4 शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सब रूल 4 क्या है, एक बार हम फिर से क्विक रीकैप ले लेते हैं कि क्या है भाई सब रूल 4. ये वाला तो सब रूल 4 में ये जो स्टैंडिंग कमेटी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, और इस पे हमने पढ़ा कि A, B, C स्टैंडिंग कमेटी का जो टर्म है A, B, C, D, E, A, B and C, तो उसका क्या होगा, इसके अलावा जितने मेंबर्स हैं उनका क्या होगा, 2 years का टर्म ऑफ ऑफिस होगा. तो अब इसको ध्यान में रखिएगा. जो जैसे बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है तो 4 साल का है,
अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें से ही एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है तो 2 साल का है। वही अगर इस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है तो बड़ा कॉरपोरेशन है तो उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है कितना है 4 ईयर्स का। उसमें से स्टैंडिंग कमेटी बनी तो उनका कितना होगा 2 ईयर्स का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नाउ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। A member other than ex-officio member shall hold a office for period not exceeding 3 years from the date of his nomination. तो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है उनके जो मेंबर्स हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं, अदर देन दोज, उनका जो टेन्योर होगा कितना होगा वो 3 साल का होगा। एंड अ मेंबर शैल बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन, और एक मतलब रीनॉमिनेट हो सकते हैं लेकिन एक साथ अगर रीनॉमिनेट भी हो रहे हैं तो मैक्सिमम वो 2 टर्म्स के लिए ही नॉमिनेट हो सकते हैं। देन हम पढ़ते हैं एक बार ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैनर नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। Central government shall initiate the process of reconstitution of National Social Security Board prior to 6 months before the, देखो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का जो टेन्योर है वो 3 इयर्स का है, तो जब 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो उसका जो प्रोसेस है 3 इयर्स के बाद का वो कब से शुरू होगा, जैसे 3 साल एक मतलब जैसे अभी बना सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड 3 साल तक रहेगा, लेकिन लास्ट के जो 6 मंथ्स होते हैं ना तो उसमें ही वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन का। If the new board is not reconstituted after the completion of the term, such arrangement may be made for discharging and functioning of the board as may be decided by central government for a period till the new. तो अगर सपोज 3 साल पूरे हो गए हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है अभी तक, तो कैसे चलेगा काम, क्या होगा फंक्शंस, कैसे वो काम करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टिल दोबारा से वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है बोर्ड। Resignation, a member of the board not being ex officio member may resign by a letter। चलो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस वॉज इट, मतलब नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के लिए इतना ही था। आई होप आपको इससे ऊपर वाला जो पार्ट था अभी मैंने जो करवाया वो सब समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दिस वॉज इट। पार्ट्स जो चैप्टर 2 था ये यहाँ पर ख़त्म होता है एंड आई एम होपिंग कि जो लास्ट वाला पार्ट था जिसमें मैंने थोड़ा सा ड्राफ्ट आपको बताया, आपको वो वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगा है। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको एक प्रॉपरली एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के उसको तब आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ऐसा समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया है तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मुझे आपको समझाना है तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मेरा जो तरीका है अगर आप उससे आप नहीं समझ रहे हो तो इट्स बेटर कि आप मुझे बता दो वो चीज़ और मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके दूसरे तरीके से आपको समझा दूँ। तो आप प्लीज़ अपना, अगर आपको प्रॉब्लम हुई है जो लास्ट पार्ट था बेसिकली जैसे मैंने ड्राफ्ट के बारे में बताया, अगर आपको समझने में दिक्कत हुई है कि किसका टर्म क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो, अब एक दो बार देख लीजिएगा। आप वीडियो नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ड्राफ्ट वाला जो पार्ट है उसको एक बार अलग से एक अच्छा सा वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के आपको वहाँ समझा दूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड ये बाय बाय।